सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 15 नीलकंठ कहानी में। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित इस कहानी के पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है, बहुत ज्यादा प्यार है। इसी कारण से वह बहुत सारे पक्षियों और पशु के पालने के शौक भी रखती है। जब छोटे छोटे मोर के बच्चा खरीद करके ले जाती है और अपने कमरे में रखती है, कुछ दिन बाद जब वह कमरे को अपना घोंसला बना देता है तो वह फिर उस दोनों पक्षी को वहां से उठाकर जहां सारे पशु पक्षी रहने के लिए एक बाड़ बनाए हुए हैं, वहीं इस दोनों पक्षी को भी ले जाकर रखते हैं। दोनों आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब लेखिका उस दोनों मोर को ले जाकर उस पशुओं को बीच रख आती है तो वैसे ही जिज्ञासा सब में पैदा हो जाता है जैसे नववधू को आने पर परिवार के अन्य सदस्यों का होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करने लगे। उनकी गोद जैसे छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद कर मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया हो। जब इन दोनों नए पक्षी को लेकर उस बाड़े में गई तो सारे पक्षी और छोटे खरगोश भी बड़े कौतूहलता के साथ जिज्ञासापूर्ण इसे देखने लगा। कबूतर गुटुरगु करके रागनी अलापने लगा। खरगोश सभ्य सभा में बैठे लोगों की समान बैठकर बड़ी गंभीर मुद्रा में गौर से देखने लगा और छोटे खरगोश उसके आसपास उछल कूद करने लगे। नए आगंतुकों को देखकर वह मचलने लगा, खुशी से नाच उठा। तोते भली भांति प्रकार अपने एक आंख बंद कर उसे निरीक्षण करने लगा। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना, अर्थात छोटे इल्ली से तितली विकसित हो जाती है। तो इसी भांति अब वह दोनों मोर के बच्चे का शरीर परिवर्तन होने लगा, रंग रूप परिवर्तन होने लगा। कायाकल्प मीन्स होता है रूप परिवर्तन होना। धीरे धीरे मोर अपने रंग में आने लगा। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखें में इंद्रेणी की नीलाभ घूती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने और गिरने लगी। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रेणी रंग उदित हो उठे।
रंग हरित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। अब वो दोनों मोड़ अपने पूर्ण रूप में आ चुका था। उसकी शरीर में, उसकी रूप रंग में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका था। मोर के सिर के ऊपर कलगी, जो पक्षियों के सर के ऊपर छोटा सा पंख के भांति होता है, ये खासकर मोर और मुर्गे में देखने को मिलता है। तो मोर के सर पर अब वह सुंदर चमकीला पंख आ गया था। वह काफी चमकीली दिखाई दे रही थी और चोंच बकीम अर्थात तिरछी और पैनी चौड़ा भी हो गया था। गोल आंखों में इंद्रेणी की नीलाभ धूती झलकने लगी थी। मोर की आंखें गोल गोल, वह इंद्रेणी की नीलाभ गहरे नीले किरण की भांति झलकने लगा था। लंबी हरित ग्रीवा, उनकी नीले ऊंची कंठ की भंगिमा देखने ही बनती थी। दक्षिण बाम दोनों पंखे अर्थात बायां तरफ दक्षिण में सलेटी और सफेद पंख उभर आया था। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो गए थे। चंद्रमा का जो रंग होता है वह नीलाभ होता है। मोर के सारे पंख अब इंद्रधनुषी नीलाभ की तरह उद्दीत हो गया था। एक नई गरिमा से वह रंजित कर दिया गया। अब एक नई गरिमा के साथ सुशोभित हो गया था मोर। मोर की गर्दन काफी ऊंची होती है और इसकी अब सारी क्रियाएं भी पूर्ण मोर की तरह हो गया था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छा गर्दन, हवा में चंचलता कलगी, पंखों में श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। मोर के विकास की तरह मोरनी का विकास तो इतना अधिक चमत्कारिक नहीं था, परंतु एक जीवन संगिनी, सहचरणी का अर्थ होता है जीवन संगिनी की भांति उसमें भी विकास हो गया था और एक अच्छी जीवन संगिनी होने के प्रमाण भी मोरनी दे रही थी। मोर के साथ साथ उसकी कदम से कदम उसकी मिलाकर चल रही थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। राधा अर्थात श्याम के जीवन साथी। तो मोरिनी मोर की जीवन संगिनी थी, इसलिए लेखिका ने मोर का नाम नीले गर्दन होने के कारण नीलकंठ रखे और मोरिनी इनकी जीवन संगिनी थी, इसलिए इसका नामकरण राधा की। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चुंचू पहाड़ से उसे दंड देने दौड़ा। अब बाड़े में जाने के कुछ ही दिन बाद सारे पशु और पक्षियों की यह सेना नायक बन चुका था। सेना प्रमुख सभी पक्षियों की प्रमुख बन चुका था मोर। जैसे ही उसे दाना पानी मिलता सबको अपने साथ पंक्तिबद्ध करके ले जाता और वह खुद चारों तरफ घूम घूम कर सभी
पक्षियों की निगरानी करता। जैसे ही कोई आपस में लड़ता या झगड़ता या एक दूसरे से आनाकानी करता तो मोर उसे अपने नुकीला चोंच से प्रहार करता, उसे दंड देता और सभी के साथ समान व्यवहार करता था और अन्य पक्षी से भी करवाता था। जैसे कि एक सेना निरीक्षक या एक प्रमुख देखरेख करता है, ठीक उसी भांति मोर इन सभी पक्षियों का देखरेख करने लगा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे अंतर्क्रंदन न करने लगता उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चे को कर्णभेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल सा खेल खेलते थे। नीलकंठ खरगोश का जो छोटा बच्चा था बहुत ही नटखट था, शैतान था, तो उसे अपनी नुकीले चोंच में ऐसे दबाता कि जब तक वह आर्तक्रंदन अर्थात करुणा से दर्द से बिलक नहीं जाता तब तक उसे अपने चोंच में ही दबाए रखता। जब वह छटपटाने लगता तब वह अपने चोंच से उसे स्वतंत्र कर देता था और कभी कभी तो उसे दंड के रूप में कर्णभेद, कान को भी अपने नुकीले चोंच से भेद देते, जिसे यहाँ लेखिका कर्णभेद संस्कार अर्थात कान छेदने का जो एक संस्कार होता है उसका उपमा दिए हुए हैं। तो खरगोश के बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, जो कि वह उदंड था, शैतान था, शरारती था, कभी कभी कर्णभेद संस्कार भी मोर अपने पंख से चोंच से कर देता था और इसी दंड विधान के कारण ही सभी पक्षी इन्हें बेहद प्यार करते थे, क्योंकि यह किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होने देते थे। जिसकी गलती देखता था मोर उसे उचित सजा देता था और यह सबके देखरेख करने के बाद मोर जमीन पर अपना पंख फैलाकर बैठ जाता था और उसकी लंबी और घनी सघन पंखों में सारे पक्षी छुआछुअल का खेल भी खेलते थे, अर्थात लुका छिपी का खेल भी खेलते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची कर स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्नों कानों ने इस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर रार से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फान पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था। जब ये सारे पक्षी लुका छिपी की खेल खेल ही रहा था कि इसी बीच एक सांप उस बाड़े में आ गया और खरगोश की छोटे से नन्हे से बच्चों को अपने मुंह से दबोच लिया। खरगोश की बच्चे की आधी शरीर सर्प के मुंह में चला गया, जिसके कारण वह अच्छी तरह से काफी जोर से भी स्वर भी नहीं निकाल पा रहा था। अचानक मोर झूले पे सो रहा था। उसकी चौकन्ने कानों में व्यथित स्वर सुनाई दिया, जिसे वह जल्दी ही अपने पंखों को समेटकर
वह बड़ी सहजता से उस घायल खरगोश को बचाने के लिए बड़ी समझदारी से सांप के ऊपर, सर्प के ऊपर उसने अपना चोंच मारा। उसने सांप को फान के पास पंजे से दबाया और चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया तो परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। वह अब बेहोश सा हो गया था, अधमरा सा। कुछ देर तक जैसे ही सर्प के मुंह से निकला वह वहीं पड़ा रहा। मोर ने अपनी बड़ी ही समझदारी से सांप की फन को अपने पंजे से दबाया और अपनी नोखीली चोंच से प्रहार करने के कारण सर्प अधमरा हो गया। तभी जाकर वह उस खरगोश के बच्चे को छोड़ा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी बंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह इस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने अपना वाहन मयूर को क्यों चुना होगा, अब आप तो सभी को पता चल ही गया होगा, क्योंकि यह होशियार बुद्धिमान है मोर। इसी कारण से कार्तिकेय अपने वाहन के रूप में मोर को नियुक्त किया होगा। नीलकंठ बड़े ही समझदारी से उस सांप के ऊपर प्रहार किया और खरगोश के बच्चे को बचाया। और नीलकंठ की पत्नी राधा अपने पति की सहायता न कर वह संपूर्ण पशुओं की और पक्षियों को यह सूचना देने चली गई। वह अपनी आवाज, केका का अर्थ होता है मोर का आवाज, वह अपनी आवाज में चिल्लाती हुई माली को, लेखिका को और सभी पशु पक्षियों को यह समाचार प्रसारित कर दी, सुना दी। सभी वहां एक साथ इकट्ठे हो गए। मोर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मोर चील और बाज की भांति सिर्फ क्रूर ही नहीं बल्कि कला प्रिय भी है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। जब आकाश में बादल छा जाता तो मोर बड़े ही शानदार ढंग से, बड़े ही तरीकेबद्ध से सुरताल, भाव भंगिमे के साथ वह आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर एक निश्चित तरीके से अपना नृत्य दिखाता था, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया
कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता था, यह तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। जब एक दिन लेखिका उस बाड़े के बाहर गई तो मोर को कैसे पता कि मुझे नृत्य भी पसंद है। वह तुरंत अपने सप्तरंगी पंखों को फैलाकर वह नृत्य की भंगिमा शुरू कर दी। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कोई विदेशी महिलाओं ने इसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिसी नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता है, इसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। नीलकंठ को फलों से लदी हुई और फूलों से लदा हुआ वृक्ष अधिक भाता था। जब लेखिका के सामने अपनी नृत्य भंगिमा को दिखाता था मोर, लेखिका जब भी उस बाड़े के साथ पास जाती तो उनके साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि जरूर होते। वो लोग भी इस नीलकंठ के नृत्य को देखकर बहुत प्रसन्नचित हो जाते। एक विदेशी महिला ने इस मोर का नाम भी रख दी थी, एक अच्छी उपाधि दे डाली थी, परफेक्ट जेंटलमैन। लेखिका को तो बड़ा आश्चर्य होता कि वह अपनी जिस नुकीली पैनी चोंच से सर्प को टुकड़े टुकड़े कर डाला, उसी नुकीले चोंच से लेखिका के हाथ से मोड़ चने उठाकर खा लेता है। यह बड़ी ही शोचनीय बात थी। लेखिका नीलकंठ की इस स्वभाव से अंदर ही अंदर प्रफुल्लित भी थी और आश्चर्यचकित होकर देखती भी थी कि ये पशु पक्षी होकर किस तरह की ज्ञान इसमें भी समाहित है, जो हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाता है उसे यह सजा भी देता है, और जो इसके साथ प्रेम का बर्ताव करता है उसके साथ यह प्रेम का भी बर्ताव करता है। शायद लेखिका इस बात को भली भांति समझ चुकी थी, इसी कारण इनका लगाव पक्षियों के और पशुओं के साथ था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का शेष भाग अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।